किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको अपने मेंटर से हमेशा पूछने चाहिए। कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं? मेरे पास क्वेरी आती हैं, बहुत ही लो ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं, जिसका मैं आंसर करते हुए बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होता। किस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं? सर इसमें वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगी या लाइव रहेंगी? सर इसमें मटेरियल क्या क्या मिलेगा? सर इसमें जो क्लास होंगी वो वीकली होंगी या मंथली होंगी? सर इसमें जो क्लासेस होंगी डेली होंगी, और डेली भी होंगी तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी क्लास की? इस तरह की लो ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलते हैं। आपको जनरली क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए मेंटर से? जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। कहीं पे भी आप एनरोल कीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हो उनके आंसर से, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप एसोसिएटेड हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम ख़त्म होते ही, टाइम ख़राब होते ही 2-3 महीने आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? राइट क्वेश्चन पूछो यार, हाई ऑर्डर थिंकिंग के, जो आपको पता है कि मेरे काम आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल गया, तो फाइनली आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, जो क्वेश्चन आपको अपने मेंटर से पूछना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, सर ये कोर्स ज्वाइन करने से या फिर इसकी प्रिपरेशन करने से क्या चेंजेस मेरे अंदर आने वाले हैं? मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, स्पेशली इट इज़ फॉर पेपर 2, जो आपका CAPF के अंदर पेपर 2 कोर्स होता है। तो पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 से आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल माइंड बनने की कोशिश करते हो, आप थोड़े से आर्टिकुलेटिव टाइप पर्सन बनने की कोशिश करते हो, और पेपर 2 जो है आपका बहुत जगह हेल्प करता है। आपको पता है इस बारे में? आप SSB देने जाते हो, आपको लेक्चरेट में हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, आपको बहुत जगह हेल्प करने वाला है पेपर 2। फाइनली वन स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड, IMA में भी सिलेक्शन हुआ है उनका, विपुल सागर। तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि पेपर 2 से उनको बहुत हेल्प मिली है, पेपर 2 की प्रिपरेशन से, ऐसे राइटिंग से, एंड फाइनली ही गॉट रिकमेंडेड। तो आपको ये देखना है भाई, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम क्या निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स से, इस पर्टिकुलर कोर्स से, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आप क्या ड्राइव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप मटेरियल इकट्ठा करने से, बुक आपके पास इकट्ठा होने से, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास होने से, ढेर सारी ये चीज़ें, तमाम चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप इकट्ठा करने से आप एक ऑफिसर बन जाओगे, थोड़ा मुश्किल है। UPSC नहीं बनने देगा आपको इस तरह से। अगर ऐसा होता तो आज क्या होता? सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसके होते? जो बहुत ही अमीर घर के लोगों के हैं। लेकिन आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वहाँ हो रहे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जिनकी बैली के अंदर थोड़ी फायर है। वो कोशिश करते हैं सिलेक्शन करने की, बहुत अपने आप पढ़ते हैं, थोड़ा मेंटरशिप या फिर गाइडेंस मिल जाती है उनको। अगर ये सभी चीज़ें आप कर रहे हो, इन सभी चीज़ों पे आपका फोकस है कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाओगे, तो आप सही दिशा के अंदर जा रहे हो। अगर आपका मोटिव कोर्स ज्वाइन करके सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखना है और बुक लेनी है और ये और सभी चीज़ें, मटेरियल आपको इकट्ठा करना है, तो मुझे लगता है आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में एक बहुत बड़ी खामियां ये है कि उसमें जो एनर्जी होती है, जो टीचर की होती है और स्टूडेंट्स की होती है, वो लाइव क्लास के अंदर थोड़ी एनर्जीज का खेल होता है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो ट्यूटर पढ़ाता है और आप सुन रहे होते हो, दैट इज एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वो चीज़ हो रही है। ठीक है, उस चीज़ को तो आप समझते होगे। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो भी होती हैं, उनसे भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस इज मोस्ट बेनिफिशियल। आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो? अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो मेरे लिए लगता है कि लाइव क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आपको लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी चाहिए। रिकॉर्डेड के पीछे मत भागो। रिकॉर्डेड लाइव का आपको वर्जन मिल जाता है, जो हम अपने कोर्स में फाइनली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम वहाँ पे उसको कोर्स को लाने वाले हैं, क्या क्या उसकी अंदर चीज़ें होंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, क्या चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके? क्या आप थोड़े आर्टिकुलेटिव होगे? क्या आप चीज़ों को समझ सकेंगे? क्या आपके अंदर थोड़ी क्यूरोसिटी जागेगी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सभी चीज़ें आपके अंदर आएगी या नहीं आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये कोर्स करने से आप एक क्रिटिकल थिंकर या फिर आपके अंदर वो प्रैक्टिकलिटी, वो नॉलेज आ जाएगी जिससे आप इस एग्ज़ाम को एस कर सकते हो? ठीक है, इसको क्लियर कर सकते हो। क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2-3 एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी में होने चाहिए। आप थोड़े से क्रिटिकल थिंकर होने चाहिए, रोड लर्नर नहीं होने चाहिए, आपके अंदर होलो लर्निंग नहीं होनी चाहिए। आप ऊपर ऊपर से सुपरफ्लुअस चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा सा उसको एनालाइज करें, क्रिटिकली उसको एनालाइज करें। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है क्लास के अंदर अगर आपको स्पून फीडिंग की जा रही है, रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर दिए जा रहे हैं,
तो आपका तो दिमाग उसमें यूज़ हुआ ही नहीं, उन्होंने जो बोला आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब तक आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, शायद मुझे ऐसा लगता है लाइव क्लास के अंदर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये जो कोर्स है विल इट ब्रिंग क्यूरियोसिटी इन मी? ये आपको क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आपको पता है आपको जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत पहले डिज़ाइन हो चुका है। आज करंट मार्केट में या फिर करंटली उसका क्या रेलिवेंस है वो आपको पता लगाना है। जब तक आप पता नहीं लगाओगे तो उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। अरे सिविल सर्विस के कोर्स जो हैं वो ऑनलाइन या फिर पायरेटेड आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, हर एक चीज़ पे, उनसे बेटर तो कोई कोर्स है नहीं। कोर्स की वैल्यू आप ट्यूटर से लगाए, जो ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है, जो मेंटर आपको पढ़ा रहा है, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना चाहिए कि क्या ये पर्सनैलिटी में मेरा चेंज लाएगा, क्या ये वैल्यू एडिशन करेगा मेरी लाइफ के अंदर, उससे आपको पता लगाना चाहिए। अगर आप सिर्फ किताबों के पीछे भागोगे, रिकॉर्डेड वीडियोस के पीछे भागोगे, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं दूर जाने वाले हैं। आप सिर्फ ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं ये सब चीज़ें, और ट्रेडमिल पे भाग के कोई बहुत दूर नहीं जाता है, समझे आप। आपको सच में कहीं जाना है तो आपको क्यूरियोसिटी, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल जो ट्रेड्स होती हैं पर्सनालिटी की, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि इंटरव्यू वो शायद मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, फोर्थ जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसको ज्वाइन करके मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी? ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे साथ कम से कम 50 या 60 लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो उसमें मुझे दिखा काफ़ी लोग क्लास अटेंड नहीं करते थे, लाइव क्लास भी अटेंड नहीं करते थे, और फिर उनकी जो एट लास्ट मुझे पता लगा कि वो ना तो ये पेपर क्वालिफाई कर पाए हैं और वो दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे थे साथ में, जिनसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हैम्पर हुई है, समझे। तो डिसिप्लिन पर्सन आपको जरूर बनना है, क्योंकि मुझे पता है मैं डेली क्लास लेता हूँ, हफ्ते में कभी 1-2 दिन आपका ऑफ रहता है, अदरवाइज रेगुलर क्लास आपकी होती है। ये आपको डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाने की ज़रूरत है, आपका एक इनर्शिया ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो डेली, तो उस तरह के हम टास्क देते हैं आपको, उस तरह की आपको नसीहत देते हैं, उस तरह के आपको मतलब आपके सिर पे डंडा लेके खड़े रहते हैं हम, तो हमें ये लगता है आपको डिसिप्लिन बनाना एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी कोर्स का, किसी भी मेंटर का। दूसरा जो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लर्निंग का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले मुझे ये बताना है लर्निंग का तरीका क्या रहेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको बता दूंगा किस तरह से मैं अपने कोर्स को अप्रोच कर रहा हूँ। हालांकि लर्निंग का तरीका क्या होगा, क्या ये इंडक्टिव मेथड होगा, डिडक्टिव मेथड होगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव 2 तरह के मेथड होते हैं, आप समझिए। एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड, ठीक है। 2 तरह के मेथड्स होते हैं। अगर आपको पता हो कि पहले आपको मैं आंसर दे दूं, पहले ही मैं आपको आंसर दे दूं, तो आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ये टीचिंग ऐसे ही हो रही है आजकल, काफ़ी मैंने देखा है इंस्टीट्यूट्स में, सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दी जा रही हैं, सॉल्यूशन आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, लेकिन उसका क्वेश्चन ही नहीं पता भाई उसका क्वेश्चन क्या है, समझे। क्यों आपको वो करने की ज़रूरत है, क्यों आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे आप बहुत दूर नहीं जा रहे हो। आपको तरीका ये होना चाहिए, पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका फिर आप एक बार खुद डिवाइस करें, फिर आपको मेंटर बताए, ठीक है। तो फिर आपको वो बताए, तो वो सॉल्यूशन जो है आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, समझे आप। तो ये जो एक लर्निंग का मेथड रहना चाहिए। दूसरा मैं आपको कोर्स में बता दूं जो हम करने वाले हैं, 3 लेवल की लर्निंग होगी, 3 लेवल की। पहली लर्निंग जो होगी आपकी, जिसमें हम बुक्स कवर करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक पहली थीम की बात करूं, फर्स्ट थीम आपकी, सपोज आपकी थीम नंबर 1 रहती है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की थीम 1 रहती है, सपोज कीजिए। तो थीम 1 के अंदर पहले आपको पता है एक बुक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अशोक कुमार IPS सर, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो इस बुक की समरी मैंने प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए। तो पहला लेवल ये रहेगा। अब ये बुक कंप्लीट करनी शायद 6-7 घंटे में ये कंप्लीट होगी। हम डेली बात करेंगे, इससे जुड़ेंगे, कुछ एक जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, पूरी बुक को थोरली कवर करेंगे। सेकंड जो लेवल होगा, इस बुक की जो जिस्ट होगी, जो मैंने खुद प्रिपेयर की है, बहुत एडवांस नोट हैं, सेकंड लेवल पे वो होंगे। थर्ड लेवल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी,
मतलब जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे ना सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम के अंदर, बाकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। आप लेवल की कभी चिंता मत करना, इतना हाई लेवल आपके सामने रखा जाएगा कि आपको सीएपीएफ एग्जाम जो है पेपर 2 जो है केक वॉक लगेगा। तो ये एक लर्निंग होनी चाहिए, और इसमें आपको थोड़ा सा बने रहने के लिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी करूंगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यही काम होता है कि आपको थोड़ा सा पुश करना है हमेशा। सीएपीएफ एग्जाम के लिए तैयारी करना, सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम के लेवल का ही आपको तैयार नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप को अपर रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको दूसरे एग्जाम भी थोड़े टच करने हैं, क्योंकि इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहोगे, इसी लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो थोड़ा सा मोनोटोनस होता है, बोरियत आ जाती है। थोड़े एग्जाम चेंज करिए, यूपीएससी के और भी एग्जाम है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। थोड़ा सा एडवांस नॉलेज भी आपके पास आएगा तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक और चीज़ ऐड होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी माई सिलेक्शन। काफ़ी क्वेश्चन ये आते हैं कि सर आप क्या गारंटी लेते हो हमारे सिलेक्शन की? नहीं, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं। आज के टाइम में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। गारंटी हम जो लेते हैं वो आपके अंदर वैल्यू एडिशन की है, आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई, आप सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो, आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप आंसर बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, आप कंटेंट याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वो फिल्टर आउट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप फाइट कर पा रहे हो, आप 4 बंदों में जब बैठते हो कुछ अपने आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन वगैरह जब हम करते हैं, इन चीज़ों की गारंटी होती है, सिलेक्शन की नहीं होती। क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं। इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया, लास्ट में भी आपका मतलब बहुत बड़ा एक रोल होता है। कुछ मार्क्स से आप रह जाते हो, किसी को 130 नंबर भी मिलते हैं इंटरव्यू में, किसी को 98 भी मिलते हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन का बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, फ्लक्चुएट होते हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे, तो उसको हम कभी भी गारंटी नहीं कर सकते। और जो भी आपके साथ ये कर रहे हैं वो स्कैम है, दैट इज़ अ स्कैम। अगर ये चीज़ें देखकर अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, समझे। नेक्स्ट इज रिकॉर्डेड वीडियोस एनफ है क्या इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? देखो, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो है वो है आपका दिमाग, सिर्फ आपका दिमाग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप मेहनती होने चाहिए उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो आपकी किसी की ज़रूरत है, आपको बस एक साथ की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, एक एनवायरनमेंट की। अगर आपको कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल गया, खुद ब खुद आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग चाहिए तो आप मेंटर के पास जा सकते हो, मेंटर कॉन्स्टेंटली जो आपको सपोर्ट करे, आपकी बातें सुने, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है। ये काम होता है, एक रोल होता है मेंटर का, जो आपको 24/7 अवेलेबल होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अवेलेबल कौन है हमेशा। दूसरा, आप जैसे रिकॉर्डेड वीडियोज़ एनफ है क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो मैं इसको दोबारा से मैं बता दूँ, कुछ नॉलेज आप गेन कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो से। क्योंकि यूट्यूब पे आप रिकॉर्डेड वीडियो ही तो देखते हो, कई बार लाइव देख लेते हो किसी ट्यूटर की, किसी टीचर की, तो रिकॉर्डेड वीडियोस अच्छी होती हैं। लेकिन जब तक अगर आपकी स्थिति जो है अभी बहुत ख़राब है, आपको पता ही नहीं है कैसे आंसर लिखना है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस सिर्फ अगर उस कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, अगर आपको ट्यूटर्स या फिर मेंटर से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डू नॉट एनरोल इन दैट। उस इंस्टीट्यूट से, उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होने से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आई वुड अगेन से लाइव क्लासेस आर बेस्ट। बुक्स पढ़कर सीएपीएफ पेपर 2 क्लियर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। बुक्स पढ़कर सीएपीएफ पेपर 2 क्लियर हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि सीएपीएफ की कोई बुक नहीं है पेपर 2 की। आपको ये पता होना चाहिए, पेपर 2 प्रिपेयर करना बहुत ही डेलिकेट है, क्योंकि पेपर 1 का तो आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो मेनली करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। करंट अफेयर प्रिपेयर करोगे, बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे। करंट अफेयर प्रिपेयर करना, कौन सा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल। उस पर हम डेली न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हैं, जो कि आपकी इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के लिए, ना कि किसी और एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको शेयर किया जाएगा, समझे। तो बुक्स पढ़कर भी हो जाएगा। मैं अगर आपको बता दूं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार आईपीएस सर। इंडियन सोसाइटी के लिए आप क्लास 12 की बुक पढ़ सकते हो, इंडियन सोसाइटी एनसीईआरटी। उसके साथ ही एनवायरनमेंट के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके साथ ही आप दूसरा बुक पढ़िए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली द फ्रीडम इंडियन स्ट्रगल। उसके साथ ही आप बिपिन चंद्रा बुक पढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। इकोनॉमी के लिए आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, कोई बुक से काम नहीं चलेगा।
उसके साथ ही आपको एक बुक पढ़नी है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी में ही कवर हो जाता है, एक पार्ट है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आपका और कौन सा सब्जेक्ट बना, पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी जो इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके साथ ही एक बुक और आपको पढ़नी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है। काफ़ी एग्जाम्पल वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की बुक है, जिसके ऊपर एक चेस बोर्ड छपा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। दैट इज़ रियली गुड बुक, आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो पेपर 2 के लिए, और ये आपके सोर्स रहने भी चाहिए, ठीक है। अगर ये सोर्सेज आप नहीं रख रहे हो तो शायद आप आउट ऑफ द रेस हो। और मेनली जो सिर्फ पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। बतौर उसको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर से पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, राइट। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी क्या डिमांड करता है कैंडिडेट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ढेर सारी चीज़ें तो पढ़ रहे हो, रोट लर्निंग कर रहे हो, होलो लर्निंग है, टीचर भी आपका होलो टीचिंग कर रहा है, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको कोर्स बेचे जा रहे हैं, आप सिर्फ एक नंबर बन के रह गए हो उस इंस्टीट्यूट के। अगर आपको सिर्फ एक नंबर ही बनना है, दिस मच पर्सन हैज़ ज्वाइंड योर इंस्टीट्यूट, दिस मच पर्सन हैज़ बिकम मेंबर ऑफ योर ग्रुप, तो आप सिर्फ वही बन रहे हो। आपका क्या काम होना चाहिए, यूपीएससी को समझना क्या वो चाहता है कैंडिडेट से। जब आप इंटरव्यू तक जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है रियली कि यूपीएससी क्या चाहता है। तो आपके अंदर कुछ एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए जो कि आपको सच में बाद में इंटरव्यू में काम आए। उससे पहले आपको 3-4 चीज़ें जो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 में चेक होती है। पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिविटी, कितने ऑब्जेक्टिव आप है, क्योंकि वो एमसीक्यू का आपका पेपर है ना, आपको वहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव होके आंसर सिलेक्ट करना है, तो आपकी थिंकिंग में थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। पेपर 2 सब्जेक्टिव है, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सब्जेक्टिविटी चेक होती है कि किस तरह से आप अपने बैलेंस्ड ओपिनियन को रख सकते हो। ये 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो सब्जेक्टिविटी के साथ आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकर भी होना है। पेपर 1 के अंदर थोड़ा सा आपको अटेंशन टू डिटेल्स भी देनी है। कई बार आपको अटेंशन टू डिटेल्स का एक आप मिस कर देते हो, तभी तो आपके मार्क्स कटते हैं। क्वेश्चन में पूछा होता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, आप वहाँ पे गलती करते हो। आपको ये नहीं पता नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, क्या कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे जब भी आप व्हेन यू लूज द अटेंशन टू द डिटेल, आप क्वेश्चन मार्क रोंग करके ही आओगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, यूपीएससी डिमांड क्या करता है। ये सारी चीज़ें आपको ना किसी किताब पर लिख लेनी चाहिए, किसी पेपर पर लिख लेनी चाहिए। आपको कॉन्स्टेंटली देखना है, कॉन्स्टेंटली चेक करना है अपने आप को, क्या मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम 3 घंटे के अंदर एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे के अंदर, दैट इज़ अ चैलेंज। काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहे हैं, सर क्वेश्चन तो हमें आते थे, हमारे पास मैटर भी था, मटेरियल था, थॉट प्रोसेस थी, हर एक चीज़ थी, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। कुछ आपके एस्पेक्ट छूट गए हैं पेपर 2 के, कोई ऐसे 1 नहीं लिख पाए, 2 रिपोर्ट नहीं लिख पाए। ऐसा होता है तो आप रेस से बाहर हो, आपको शायद इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, लेकिन आप रेस से बाहर हो। तो 3 घंटा लिखने की आदत आपको ज़रूर बनानी चाहिए। आप हमारी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जब तक आप परफॉर्मेंस ट्रैक अपने मेंटर से नहीं पूछोगे, कैसे आप ट्रैक करोगे। अगर परफॉर्मेंस खराब है तो उसको बेटर कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको मेंटर अच्छे से बता नहीं पा रहा है, तो आप गलत जगह जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ट्रैक कैसे किया जा रहा है, कैसे आपके मतलब आंसर्स चेक हो रहे हैं, इवैल्यूएट कौन कर रहा है, पढ़ाएगा कौन, टीचर कौन है, कैसे पढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें जब तक आप मतलब समझोगे नहीं, पूछोगे नहीं, तो मैं ये कहता हूँ आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप सही जगह नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव क्लासेस बेस्ट है या रिकॉर्डेड क्लासेस। दोबारा से बता दूं, लाइव क्लासेस आर रियली गुड, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अच्छी हैं, लेकिन लाइव क्लासेस अगर मुझे दोनों में से एक चूज़ करना पड़े, लाइव क्लासेस रियली गुड है। उसके साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अभी तक सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, 3 चांस हो चुके हैं, 4 चांस हो चुके हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि एक बहुत ही थिन लाइन है आपके सक्सेस और फेलियर के अंदर। लास्ट टाइम पे शायद आपने थोड़ा सा फोकस लूज कर दिया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने देखा आप किसी का रैंक आ गया है और कोई सिलेक्ट हो गया है, उसकी पृष्ठभूमि अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके आप देखोगे चैलेंजेस अलग हैं, फेलियर्स अलग हैं, एक्सपीरियंस अलग है, लाइफ का सब कुछ अलग है। फिर वो आपको स्ट्रेटेजी जो बताते हैं वो आपके लिए काम नहीं करेगी, समझे। तो ब्लाइंड फॉलो मत करें किसी भी स्ट्रेटेजी को, और किसी भी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ आपको एक ही चीज़ देखनी चाहिए, क्या इसकी बातें ठीक हैं,
क्या इसके साथ जुड़ के मेरे कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है? अगर आपको कोई चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, कि कोई इसके साथ खड़ा है, या फिर आपको ये लगता है कि यहाँ से टॉपर्स निकल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मुझे आप आंसर कीजिए। आपको ये सभी चीज़ें देखने से, किसी का रैंक 10 आ गया है, किसी का रैंक 9, 8, 7, 6 कुछ आ गया है, तो उसको देखने से क्या आपका रैंक वो, क्या आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हुई है नहीं हुई है? तो ये क्वेश्चंस रहने चाहिए आपके दिमाग में, तब आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्ट हुए क्यों नहीं हो पाए हो, ठीक है, क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत थी। नेक्स्ट है, होलो लर्निंग करने से होगा क्या एग्ज़ाम क्लियर? नहीं होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत रगड़ा लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत बोरिंग टास्क है। लेकिन जितनी रिवीजन आप लोगे, नंबर ऑफ रिवीजन आप लोगे, क्योंकि अभी मुझे पता है लोगों ने एनरोल किया है हमारे साथ, तो उनके लिए पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव सेट करना, साथ में साथ पेपर 2 लेके चलना। और मुझे इतना भरोसा है, लास्ट ईयर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे जो लोग, अभी रात को 2 बजे भी उनको उठा के आप बोलोगे ना पेपर 2, कोई भी दुनिया का पेपर आप तैयार करके दे दो सीएपीएफ के लेवल का, किसी से भी, वो रात के 2 बजे उठा के भी दोगे ना, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर देंगे। इतनी प्रैक्टिस उन लोगों ने कर लिया, पेपर 2 की शायद उनको अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब वो पेपर 1 पे फोकस करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ कोई और एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं क्या? मेरी एडवाइस है, अगर आपको ऑफिसर ही बनना है, ग्रुप ए ऑफिसर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ग्रुप बी या ग्रुप सी की ना करें, सिलेबस अलग है उसका। अगर आप ग्रुप ए में ही जा रहे हो तो आप सीडीएस को साथ में लेके चल सकते हो, समझे? आप सीडीएस को साथ में लेके चल सकते हो, आप सिविल सर्विस को साथ में लेके चल सकते हो, आप सीएपीएफ को साथ में लेके चल सकते हो, जो भी ग्रुप ए की सर्विसेज है उसको साथ में रखिए। लेकिन ग्रुप बी और सी को मिक्स मत करिए। आपको खुद भी कुछ पता है, ग्रुप सी की अलग से प्रिपरेशन होती है, अलग डिमांड है, अलग क्राउड है, अलग टीचर है, सब कुछ अलग है, मिक्स मत करिए। मेरा कहना है, ग्रुप ए ही चाहते हो तो प्रिपरेशन उसी टाइप की कीजिए और उस एग्जाम्स को टारगेट कर दिए। पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप सी की तैयारी और ए की तैयारी को मिक्स नहीं करिए। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है अभी, ये तो प्रमोशन है, कोई छोड़ के जाना जा सकता है। नया बैच शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर से, हो चुका है ऑलरेडी, लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कुछ एक बेसिक जो क्वेश्चन थे उनके वो मैं बता दूं। देखो, ये जो क्लासेज हैं ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लासेज होंगी। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपसे इंटरेक्ट किया, आप क्लास में बोलेंगे, मैं पूरा लेक्चर डिलीवर करूंगा, ठीक है, 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा भी हो सकता है उसमें, जब हम डिलीवर करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये सभी चीज़ें जब हम करते हैं, ध्यान से सुनना, उसमें आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी वो वीडियो। लेकिन क्लास एंड होने के बाद व्हाट आई विल डू इज, उसके बाद भी आपको एक रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, जो मैं बाद में उसको रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए स्पेशल बैठ के उसी लेक्चर को, जो कि अगर कोई बाद में हमारे साथ जुड़ रहा होता है तो उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकता है। और बीच में किसी भी स्टूडेंट के क्वेश्चन अगर उसको पसंद नहीं है, वो वाला वर्जन पसंद नहीं है, तो वो एक शॉर्ट वर्जन दे सकता है जिसमें सिर्फ मैं ही डिक्टेट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, समझे आप? ठीक है, तो उसके साथ ये है, मतलब मैंने 400 आवर्स ऑफ लर्निंग इसीलिए लिखा है क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने क्लासेस कंडक्ट की थी वो इतनी क्लासेस थी, वो 400-500 घंटे तक हमने क्लासेस की हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये सेशन, और उसके साथ ही आप ये सिलेबस कवर करना, डाउट सेशन, ये 400+ आवर्स की लर्निंग से भी ऊपर जा रहा था। उसके साथ ही एक ग्रामर का वीडियो कोर्स बनाया डेडिकेटेडली। सीडीएस एग्ज़ाम हो, एफकेट एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ एग्ज़ाम हो, ये कोर्स आपने कर लिया ना, आप मैं बता देता हूँ आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 40 आवर्स से भी ज़्यादा का ये कोर्स बनेगा, मुझे तो लग रहा है 50-60 तक जाएगा। तो इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, हर एक थीम वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको डिस्कशन मिलेगा। इतना अच्छी तरह से एडवांस लेवल की ग्रामर है। अगर कोई चाहता है कि आपको यहाँ पे बेसिक लेवल की ग्रामर आपसे डिस्कस की जाए, तो थोड़ा सा बेसिक को टच करते हुए एडवांस पे ज़्यादा फोकस हमारा। यहाँ पे रूल बेस्ड लर्निंग नहीं है, यहाँ पे जो ग्रामर सिखाई गई है ना, वो साइंटिफिक ग्रामर है, थोड़ा सा साइंस को टच किया गया है, लॉजिक को टच किया गया है। ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे लॉजिक्स को यूज़ करके ग्रामर को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं है। आई विल नॉट टीच यू दिस इज़ अ रूल और इसके बाद 10 स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगा कि ये रूल है और इस रूल के हिसाब से 10 स्टेटमेंट आप एरर फाइंड आउट करो। वो काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आप ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन की तरफ आपको जाना है। इसके साथ ही एक पेपर 2 की एक इंपॉर्टेंट बुक है, 2013 से 2023 तक पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
मैंने खुद लिखे हैं, मैंने खुद लिखे हैं, मेरी ही हैंड राइटिंग है, मेरी ही थिंकिंग है, मैंने ही उसको लिखा है। अगर आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। एक तरह की नहीं, कई तरह की उसमें मैंने आंसर राइटिंग को फॉलो करने की कोशिश की है। उसमें बुलेटिन फॉर्म में भी लिख सकते हो, पॉइंट फॉर्म के अंदर भी, आप उसमें मैप भी बना सकते हो, आप उसके अंदर ग्राफ्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताया, कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके साथ ही पेपर 2 की फैक्ट बुक और कोट बुक अपडेट मिलेगी 2023 और 24 के वर्जन के हिसाब से। उसके साथ पेपर से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, 30 या 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम से पहले। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड है, 12 टेस्ट होंगे इसमें। मेंटरशिप होगी इसके अंदर सिलेक्शन तक, टिल सिलेक्शन तक। ये नहीं कि आप CFF का एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद आपकी मेंटरशिप खत्म है। लाइफ टाइम मेंटरशिप है, जब तक आप कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो सकते तब तक आप हमारे साथ मिल सकते हो। इसके अंदर पेपर 2 का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें न्यूज़पेपर्स शेयर होते हैं, जिसमें हम डेली बात करते हैं, जिसमें हम लिंक शेयर होते हैं, मटेरियल शेयर होते हैं, बातें होती हैं पेपर 2 से ही रिलेटेड। उसके साथ ही इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, भगवान करे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हों तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी के अंडर इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ द करंट फ़ी 6999। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं आपको, फॉर द फर्स्ट 5 लर्नर्स ये जो प्राइस है ये कम है, ये है आपका 499। 5 लर्नर के बाद ये जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे पहले आप एनरोल कर सकते हो। और दिस इज़ द नंबर। और ये जो मेहनत आप देखोगे ना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि सर आप पे यकीन कैसे किया जाए, तो मैं आपको ना 1 हफ्ते का एक डेमो पीरियड दे दूंगा। 1 हफ्ते तक आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 1 हफ्ते तक अगर आपको हमारा प्रोसेस अच्छा लगे, अगर हमें हमारा कंटेंट अच्छा लगे, अगर हमारा तरीका अप्रोच अच्छा लगे, तो आप एनरोल कर सकते हो। 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते तक का मैं आपको क्लास के अंदर अलाउड कर सकता हूँ। तो 1 हफ्ते तक आपको क्लास के अंदर अलाउड किया जाएगा विदाउट एनी फी पेमेंट। 1 हफ्ते में आप एनालाइज करना क्या ये ट्यूटर और मेंटर मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए बेस्ट है। आपको एनालाइज करने के बाद ही ज्वाइन करना चाहिए हर एक जगह जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो दिस इज़ द नंबर। और कोई रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग द कोर्स आप मुझे मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। तो ये थे वो टॉपिक्स, ये थे वो क्वेश्चन जो आपको हर एक अपने मेंटर से पूछने चाहिए। सो थैंक यू गाइस।